तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि कैसे पृथ्वीराज सिसोदिया जो है उसने राणा सांगा की आंख फोड़ दी। उसके बाद राणा सांगा अजमेर की तरफ चला गया और वहाँ पे जीवन करमचंद पवार जो है उसके वहाँ पे रहने लगा। और उसके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया की भी हत्या कर दी जाती है और फिर राणा सांगा को वापस बुलाया जाता है कि यहाँ पे अब चित्तौड़गढ़ का मेवाड़ की जो कमांड है आप संभालिए। तो राणा जो सांगा है उसका जन्म जो हुआ था वो 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। उसके बाद उनका राज्य अभिषेक जो है वो 1509 में होता है। आरंभ का जीवन मतलब जो पृथ्वीराज से जहाँ पे लड़ाई होके ये भाग जाते हैं वहां से वो करमचंद पवार के यहाँ पे अजमेर में बिताते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें भग्नावशेष कहा क्योंकि इनकी बॉडी के इतने पार्ट टूटे ना कि मतलब ये एक तरह से कि हर साल मतलब इनके हर 2-4 साल में कुछ इनको टूटता रहता। कभी आंख चली गई, उसके बाद अगला एक युद्ध होगा उसमें इनका हाथ चला जाएगा। ऐसे ऐसे करके जब ये लास्ट का समय आया इनका तब तक 80 घाव आ चुके थे इनके शरीर पे पूरे। तो इनको इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने इतने सारे घाव इनके शरीर पे थे कि भग्नावशेष कहा था। लेकिन बाकी जो अपने हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिंदूपति ऐसी ऐसी संज्ञा इनको दी है राणा सांगा को। हिंदूपत अपने शासक जो है इन्होंने अपने जो हिस्टोरियन है उन्होंने इनको हिंदूपत कहा है कि हिंदुओं के रक्षक है। ये बाबर के से ये युद्ध लड़ेंगे इसलिए इनको। अब यहाँ पे इनका सैन्य अभियान जो है एक बार फिर से हम देखेंगे कि ज्योग्राफी में भूगोल में इनका क्या होता है योगदान। भूगोल से इनको समझने की कोशिश करते हैं कि मेवाड़ जो है उसके उस तरफ एक बार फिर से गुजरात है। गुजरात में हमने देखा कि कुंभा के टाइम पे कुतुबुद्दीन हुआ करता था। अभी मुजफ्फर शाह करके एक नया एक वहाँ का सुल्तान बना है मुजफ्फर शाह। उसमें उसके और सांगा के बीच में एक ईडर राज्य को लेकर लड़ाई है। बस इतना याद रखना कि ईडर राज्य को लेकर लड़ाई है तो इसलिए सांगा ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और गुजरात विजय मतलब ये जीत गए। इसको बोलते हैं सांगा की गुजरात विजय। अब मांडू का शासक कुंभा के टाइम पे था महमूद खिलजी। लेकिन अभी सांगा के टाइम पे आ गया दादा। दोनों मतलब सांगा जो है उसका दादा है कुंभा। ठीक है। तो मोहम्मद खिलजी जो था उसके बाद अब इन यहाँ पे आ गया मोहम्मद खिलजी टू। ठीक है। मोहम्मद खिलजी टू जो है वो अभी मांडू का शासक है। तो यहाँ पे एक एरिया है वहाँ पे चंदेरी। वो जो चंदेरी राज्य था उसका जो शासक था उसका नाम था मेदिनी राय। वो मेदिनी राय पहले तो मांडू शासक जो था मोहम्मद खिलजी उसके अंडर में सामंत बन के रह रहा था कि हम आपके अधीन है। पर जब उनको पता चला कि पृथ्वीराज सिसोदिया के बाद अब सांगा आ रहा है, सांगा आ गया है सिंहासन पे और सांगा की जो पॉपुलैरिटी है और पावर जो है वो बढ़ती जा रही है डे बाई डे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम सांगा से जाके मिल लें। मैं सांगा से जाके मिल लूँ। तो मेदिनी राय सांगा के अंडर आ गया। सांगा ने बोला कि तुम ये तो अपना राज्य तो संभालो, साथ ही साथ झालावाड़ जो है उसमें गागरोन का जो एरिया है वो भी संभाल लो। तो उसको तो और फायदा हो गया कि एक थोड़ा एरिया और आ गया उसके पास में। तो इस बात से नाराज होकर जो महमूद खिलजी है उसने सांगा के खिलाफ लड़ाई कर दी और सांगा ने इसको हरा दिया। ओके। उसके बाद एक बार फिर जो है मतलब ये जो मेदिनी राय है उससे पहले सांगा महमूद खिलजी को एक बार हरा चुका है। मेदिनी राय का इशू के बाद में फिर से अटैक करते हैं मुजफ्फर शाह और मांडू दोनों के शासक और उनको हराता है। गागरोन का युद्ध होता है उसमें 1519 में गागरोन के युद्ध में सांगा ने इनको हरा दिया। आप क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है। यहाँ पे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अब आप दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी समझिए कि दिल्ली सल्तनत में कौन है अभी वहाँ पे। ठीक है। अभी दिल्ली में राजा कौन होगा वो एक बार देखना पड़ेगा। तो ये दिल्ली सल्तनत हम देखें तो पहले स्लेव डायनेस्टी आई, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद लोदी। तो अभी जब 1551 1519 1520 जो इसका टाइम चल रहा है अ, सांगा का उस टाइम पे वहाँ पे शासक कौन है। लोधी डायनेस्टी चल रही है। लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आया। सिकंदर लोधी के बाद अभी इब्राहिम लोधी वहाँ का शासक है। वो देख रहा है इनको कि वहाँ पे क्या चल रहा है, मेवाड़ में भी क्या लड़ाई चल रही है। तो उसने देखा कि गुजरात को भी हरा दिया, मालवा को भी हरा दिया। तो उसके दिमाग में आया कि सांगा ने तो दोनों को हरा दिया, अगली बारी मेरी है।
अब अगली बार जो हराने चाहेगा ये तो वो चलाएगा, इसलिए उसने दिल्ली से अपनी सेना भेजी कि अब जाओ और अटैक करो सांगा पे। तो वो खुद भी आता है, सेना खातोली का युद्ध होता है एक 1517 में, इब्राहिम लोदी खुद आता है वहाँ पे, और जो युद्ध होता है उसमें जो भोजराज है, सांगा का जो बेटा है भोजराज, उसकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, खतौली के युद्ध में। तो ये याद रखना कि खतौली का युद्ध हुआ 1517 में, क्यों हुआ, क्योंकि इब्राहिम लोदी को कहीं ना कहीं डर था कि नीचे जैसे सांगा ने इनको हराया है, ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, इससे पहले मैं ही अटैक कर दूं। राणा सांगा ने अपना एक हाथ गंवा दिया था, और इब्राहिम लोदी से ये जो लड़ाई हुई इसमें अपना बेटा भी गंवा दिया, भोजराज जो मीराबाई के पति थे, और साथ के साथ अपना एक हाथ भी गंवा दिया। तो इसके बाद में लेकिन यहाँ पे हार जाता है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जब हार जाता है तो वापस दिल्ली चला जाता है, दिल्ली से फिर एक युद्ध करने के लिए। इस बार खुद नहीं आता, इस बार मियाँ खान और हुसैन दो अपने सेनापतियों को भेजता है, और वो जाके बाड़ी में युद्ध करते हैं, लेकिन फिर से ये हार जाते हैं राणा सांगा से। अब अगला जो चीज आता है वो क्या है कि अभी इंडिया का जो हिस्ट्री है वो कैसे पलटी मारता है, यहाँ से देखते हैं। ये जो ऐसे जो बनाया है मैंने, ये पावर पॉइंट में एनिमेशन डाल के जो बनाया है, इसका मेन पर्पज है कि अगर आपको ऐसे कोई समझाने जाएगा ना कि खातोली का युद्ध हुआ, मांडू के साथ युद्ध हो रहा है, इसके साथ युद्ध हो रहा है, तो ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जब मैप में समझाएगा ना कि युद्ध हो क्यों रहा है, तो सीधी सी बात समझ में आएगी कि पास का जो राज्य है उसको कुछ इश्यू है अपने साथ, और उस इश्यू के चक्कर में ये सारे युद्ध हो रहे हैं। तो ये जो एक प्रेजेंटेशन है उससे इजीली समझ में आ जाती है चीज़ें, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी जो था, अब उससे उसके जो सारे जो उसके दरबारी थे वो भी परेशान थे इब्राहिम लोदी से, क्योंकि वो बहुत थोड़ा रूड टाइप का एक था, और साथ के साथ मेवाड़ भी परेशान था, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ भी सही से वो नहीं कर रहा था, और हिंदुओं का जो शासक था वो मेवाड़ का जो शासक था राणा सांगा, वो एक तरह हिंदू पथ मतलब हिंदुओं का रक्षक माना जाता था। तो उसको भी उससे शिकायत है, और उसकी दो लड़ाई पहले ही हो चुकी है। तो सब बोलते हैं कि बाबर आए और इस पे अटैक करके चला जाए, सब खुश है इस बात से, इसलिए कोई मना नहीं करना चाहता। बाबर को उल्टा इनवाइट भी कर रहे हैं उनके कुछ शासक, उनके कुछ दरबारी। तो बाबर आ गया। बाबर के पास भी कुछ है नहीं, क्योंकि बाबर जो था तुर्कमेनिस्तान से था, बाबर का वहाँ पे खुद का राज्य छिन चुका है। वो आके यहाँ पे अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान में अपना एक एरिया में अपना शासन चला रहा है। तो वो अब छोड़ जा रहा है कि तुर्कमेनिस्तान को छोड़ो, अभी हम दिल्ली पे अटैक करेंगे। अब राणा सांगा जो थे, उनके दिमाग में क्या था कि ये जो बाबर है, ये तैमूर इनका जो फादर जो थे इनके बाबर के, वो तैमूर थे। तो ये लोग आते हैं, लूटपाट करते हैं और चले जाते हैं, ये कभी शासक बनने के हिसाब से नहीं आते। फिर से आए और इब्राहिम लोदी पर अटैक करे और भाग जाए तो अच्छा ही है, फिर हम दिल्ली पे अटैक करके जीत लेंगे। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि बाबर तुम आगरा आओ, मैं दिल्ली पे अटैक कर दूंगा अगर तुम आगरा अटैक करोगे तो ऐसे करके इन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई, और उसमें सांगा ने भी बाबर को इनवाइट किया, ठीक है। लेकिन जब बाबर आ गया लड़ाई करने, तो बाबर और इब्राहिम लोदी जो है वो पहली बार भिड़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, और ये युद्ध जो होता है इसमें बाबर जीत जाता है। और बाबर जीत गया तो अभी गेम ऑफ थ्रोन किसके पास आ जाएगी? गेम ऑफ थ्रोन जो है अपनी दिल्ली की जो गेम ऑफ थ्रोन है वो आ गई किसके पास? बाबर के पास, ठीक है। इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर ने, अब वो गेम ऑफ थ्रोन पे बैठ गया। गेम ऑफ थ्रोन पे बैठते ही बाबर अब बोलेगा कि क्योंकि मेवाड़ का शासक सांगा को उसका कुछ साथ देना था, लेकिन उसने दिया नहीं सांगा ने, और पॉलिटिकल समीकरण बदल गए इस तरह से, क्योंकि सांगा को लग रहा था कि ये चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गया, वो सिंहासन पे आके बैठ गया। और उसने आके मुस्लिमों पे जो कर थे वो हटा दिए थे, और तमगा करके, जैसे हिंदुओं पे जिजिया होता था वैसे मुस्लिमों पे कर होता था तमगा, उसको हटा दिया। और उन्होंने फिर युद्ध जो थे, अगले जो युद्ध होने वाले थे, उनको एक धर्म युद्ध की संज्ञा दे दी कि ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये दो धर्मों के बीच का युद्ध छिड़ने वाला है। इसलिए थोड़ा और जोश आ गया सैनिकों में, क्योंकि जो बाबर थी उसकी सेना जो थी वो खासकर मुस्लिम डोमिनेटिंग थी, जो उसकी आर्मी उस टाइम पे।
अब यहाँ पे फिर जब ऐसे देख लेते हैं कि आगरा भी जीत लिया, दिल्ली भी जीत लिया बाबर ने, और बाबर अब नया गेम ऑफ थ्रोन का नया जो है शासक बन गया दिल्ली पे। तो यहाँ पे अज्जा जी आके कहते हैं कि हुकुम यो बाबर तो माथे पे ही आ गयो। अ, तो उसके अज्जा जी जो थे इनके ही एक सेनापति थे राणा सांगा के। तो राणा सांगा कहते अज्जा जी लूट पाट के चले जावे रो या बाबर, फिर दिल्ली आ पड़ी। तो ये बात में अ, राणा सांगा जो है ये सोच के रह जाता है कि अब दिल्ली अपनी है, ये तो लूट पाट के चला जाएगा। लेकिन वो लूट पाट के नहीं जाता, और भरतपुर के बयाना का जो जहाँ पे बाउंड्री थी मेवाड़ शासकों की, उस बाउंड्री पे एक पोस्ट हुआ करती थी, बयाना पोस्ट। वो मेवाड़ की अंतिम जो सीमा थी वो थी बयाना में, भरतपुर में। तो वो जो पोस्ट थी वहाँ पे इनकी लड़ाई हो जाती है। जो बाबर के जो कुछ सैनिक है वो मेवाड़ की उस पोस्ट पे अटैक कर देते हैं, और उस पर आपस में झड़प होती है। कोई बड़ा युद्ध नहीं होता, बस झड़प होती है, उसमें वो वापस हरा के उनको भगा देते हैं बाबर की सेना को। उस झड़प के बाद, ये झड़प हुई थी फरवरी 1527, उसके बाद मार्च 1527 मतलब मार्च 1527 में एक युद्ध होगा बहुत बड़ा, और वो युद्ध पूरे भारत का इतिहास बदल देगा। वो था खानवा का युद्ध। पानीपत के बाद अगर कोई दूसरा युद्ध था जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह से पलट दिया था, तो वो था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ। एक तरफ है राणा सांगा, एक तरफ है बाबर। राणा सांगा ने उस टाइम, इनकी एक प्रथा हुआ करती थी राजपूतों में कि जब बिल्कुल ही विपत्ति आ जाए तो पाती प्रवन की एक प्रथा होती थी कि सबको एक पत्र भेजो कि सहायता करो। बाकी राजपूत शासकों को पत्र भेजा जाता था सहायता के लिए। तो राणा सांगा जो है उसने सबको पत्र भेज दिया कि अब सहायता करो मेरी इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में। तो सहायता करने के लिए देखो कौन कौन आता है। आमेर जो है उससे आते हैं पृथ्वीराज कछवा, और मेड़ता से आते हैं रतन सिंह। मेड़ता से तो आएंगे क्योंकि इनकी तो रिश्तेदार है मेड़ता से। और गजनीर जो है वहाँ से आते हैं अशोक परमार। मारवाड़ से आते हैं युवराज मालदेव। वागड़ से आते हैं महारावल उदय सिंह। तो ये सब है जिनके ऊपर मैंने स्टार मार्क लगाया, वो सब इस खानवा के युद्ध में मर गए थे, ये याद रखना। तो इसके बाद भी खानवा का युद्ध कौन जीत जाता है? बाबर, क्योंकि बाबर ने इसको धर्म युद्ध की संज्ञा दे दी। और बाबर के पास और क्या थे, क्यों जीता बाबर? तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। अच्छी तोपें थी बाबर के पास। बाबर के तीरंदाज जो थे वो बहुत अच्छे थे, उनके स्किल्स अच्छे थे। और बाबर ने तुलगमा पद्धति, युद्ध पद्धति का एक प्रयोग किया जिसमें कुछ बैल को और तोपों को एक और क्रम में जोड़ा जाता था, और उस पद्धति को बोलते थे तुलगमा पद्धति। उस पद्धति से खानवा का युद्ध बाबर ने जीत लिया। खानवा का युद्ध जीतने के बाद अब एक तरह से खानवा के युद्ध में क्या हुआ फिर, ये महाराणा सांगा जो है वो घायल हो जाते हैं, और वो घायल होके दौसा होते हुए आते हैं। दौसा होते हुए रणथंबोर आ जाते हैं। वहाँ पे रणथंबोर जो है, वहाँ पे रणथंबोर में ये कुछ दिन ठहरते हैं। अपनी रानी जो है कर्मावती और उनके बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह के साथ कुछ दिन वहाँ पे ठहरते हैं। उसके बाद एक साल बाद बाबर जो है वो आक्रमण कर रहा है मेदिनी राय के ऊपर। मेदिनी राय हम देख चुके हैं पहले ही कि मेदिनी राय जो थे वो चंदेरी राज्य जो था वहाँ के शासक थे। उस मेदिनी राय पर आक्रमण किया तो राणा सांगा बोले कि नहीं, हम चलेंगे और मेदिनी राय की सहायता करेंगे। लेकिन इनके बाकी जो सरदार थे उन्होंने बोला नहीं महाराज, हमने अभी युद्ध हारा है, अभी मतलब ऐसे जाना अच्छा नहीं रहेगा, हम फिर से हारेंगे, आप मेदिनी राय की सहायता करने मत जाओ। लेकिन ये फिर भी सेना लेकर चल देते हैं, और इनके कुछ सरदार इनसे इसी बात पर क्रोधित होकर इनको इनके खाने में जहर डाल देते हैं, और कालपी नामक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो दौसा में बसवा में इनका चबूतरा है, क्योंकि वहाँ पे इनका इलाज किया था जब खानवा के युद्ध से आ रहे थे। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई है वो कालपी में हुई है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। बसवा दौसा में राणा सांगा का चबूतरा है। और मांडलगढ़ जो है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से 20-25 किलोमीटर दूर, वहाँ पे राणा सांगा की एक छतरी है, 32 खंभों की छतरी बनाई है। अब राणा सांगा जो है उसके बाद मेवाड़ के इतिहास का क्या होता है?
देखो, खानवा का युद्ध हारे जरूर, लेकिन वहां पे एक है कि बाबर अभी भी मेवाड़ पे अधिकार नहीं करना चाहता। क्यों अधिकार नहीं करना चाहता? क्योंकि युद्ध जीतना एक अलग बात है और राज्य जीतना एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध जीतने से, एक एरिया को जीतने के लिए वहां के लोगों को जीतना भी पड़ता है। तो कोई जाके सीधा, जब तक उसको लगता नहीं कि मैं जीत पाऊंगा, तब तक वहां के लोगों को कंट्रोल कर पाऊंगा, तब तक वो जाके उस राज्य में फंसता नहीं है। इसलिए बाबर ने युद्ध जरूर जीता, लेकिन उसने मेवाड़ का कोई भाग अपने हिस्से में नहीं लिया। वो उसको छोड़ दिया कि ये रहे, शासन चलता रहे इनका आगे। तो उसके बाद महाराणा जो सांगा है, वो, उनके एक बेटा था रतन सिंह, एक बेटा था भोजराज, एक बेटा विक्रमादित्य और एक बेटा उदय सिंह। ओके। तो भोजराज को हमने देख लिया था, भोजराज की मृत्यु हो गई थी, रतन सिंह की भी मृत्यु हो गई थी एक युद्ध में। बच्चे कौन? विक्रमादित्य और उदय सिंह द्वितीय। विक्रमादित्य जो है वो अल्प आयु में ही शासक बन जाते हैं, और उनकी जो संरक्षिका है, क्योंकि 1530 के आसपास जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद महाराणा विक्रमादित्य बन जाते हैं शासक। और उनकी जो संरक्षिका बनती है वो है माता हाडी रानी कर्मावती। कर्मावती जो है वो वहाँ की, उनकी उसकी रक्षिका बन जाती है। ठीक है। अब विक्रमादित्य जो थे वो एक अयोग्य शासक थे। अब विक्रमादित्य का नाम हम ज़्यादातर लोगों ने सुना है, ये आगे की कहानी जो है वो बच्चे बच्चे को पता होती थी, क्योंकि हमारे किसी क्लास में 4th या 5th क्लास में पन्ना दाया वाला चैप्टर था, वहाँ पे वनवीर विक्रमादित्य को मार देता है। ये पन्ना दाया की कहानी से हमको ये पता है, ये सब है ना। तो ये एक अयोग्य शासक था, और इसके टाइम पे क्या होता है कि जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, वो 2 आक्रमण करता है। बहादुर शाह जो है विक्रमादित्य के टाइम पे आक्रमण, क्योंकि अब उनको फायदा मिल गया ना कि अभी गुजरात जो है उसको तो मिल गया कि भाई तो सांगा तो चला गया, अब कौन बचाएगा। सांगा अब कमजोर राज्य के ऊपर तो हर कोई आक्रमण करना चाहेगा, पहले के बदला लेना चाहेंगे वो लोग। तो इसलिए वो आक्रमण कर देते हैं। पहला आक्रमण जब करते हैं तो उसमें तो क्या होता है कि कर्मावती उसको तो एक राजनीतिक स्तर पे उसको, क्योंकि रानी कर्मावती जो थी वो फेमस थी, और इसमें युद्ध कला में और राजनीति में भी फेमस थी। तो उन्होंने दक्ष थी, फेमस नहीं, दक्ष थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहला जो, क्योंकि अभी युद्ध लड़ा है तो दूसरा युद्ध नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने प्रथम आक्रमण जो किया था 1533 में बहादुर शाह ने, उसमें तो उनको रणथंभौर का दुर्ग देके छोड़ दिया कि तुम रणथंभौर का दुर्ग रखो। लेकिन अब उसको लालच आ गया, वो दोबारा आक्रमण कर दिया 1534 में, और इसमें हुआ था चित्तौड़ का दूसरा साका। ठीक है। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? चित्तौड़ का पहला साका जो हुआ था वो हुआ, चित्तौड़ का पहला साका रतन सिंह और पद्मावती के टाइम पे 1303 में हुआ। दूसरा साका जो है वो 1534 में होता है, बहादुर शाह के द्वितीय आक्रमण पे। और उसमें जो है, उस साके में जो वो होगा, इस साके में, उसमें के हमने देखा साका में 2 चीज़ें होती है, एक होता है केसरिया और एक होता है जौहर। तो इसमें जो केसरिया करेंगे वो इनके क्योंकि विक्रमादित्य तो छुप के भाग जाते थे, छुप के जैसे ही आक्रमण हुआ वो तो भाग गए जंगल में सेफ बचने के लिए। तो अभी जो केसरिया करेंगे वो इनका एक सेनापति है बाघ सिंह देवलिया। बाघ सिंह जो है वो इसका नेतृत्व करेंगे केसरिया का, और रानी कर्मावती जो है वो करेगी जौहर। विक्रमादित्य और उदय सिंह जो है वो ननिहाल भाग जाते हैं। और इसी बात से चिढ़कर दासी पुत्र जो है बनवीर, वो उसका फायदा उठाता है कि ये लोग इतने डरपोक है कि जब युद्ध होता है तो ये लोग भाग जाते हैं, ऐसे लोगों को तो शासक नहीं बनना चाहिए। और ऐसे करके कुछ जो सरदार थे उनको अपने पक्ष में ले लेता है विक्रमादित्य नहीं, सॉरी, बनवीर। उसके बाद ये जो द्वितीय आक्रमण हुआ था उसमें रानी कर्मावती ने बाबर को चिट्ठी भेजी थी कि आओ और मेरी हेल्प करो। अब इससे कुछ चीज़ें मतलब ऐसे लगती है कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो इसके पति को ही मारा था, कैसे ये राखी बेंद्री भेज के हेल्प मांग रही है। लेकिन वो, इसको देख के तो लगता है अगर ये फैक्ट जो है वो सही है कि इसने राखी भेजी थी,
कर्मावती ने, तो ऐसा लगता है कि वो जो राइवलरी होती थी वो बहुत प्रोफेशनली टाइप की होती थी कि युद्ध लड़ो, उसके बाद चलो अब अपना जो जो राज्य है उसको संभालते हैं और फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी के जो करंट जो स्टेट्स में होता है, पाकिस्तान इंडिया में लड़ाई होती है, लेकिन एक स्टेट पे आके फिर सुधर जाते हैं दोनों, कि चलो अब बात करते हैं, फिर लड़ाई होगी, फिर सुधर जाते हैं, तो वो बातें चलती रहती है। ठीक है, अब दासीपुत्र जो है बनवीर कुछ सरदारों को अपने साथ में ले लेता है और विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। और विक्रमादित्य की जो हत्या करता है उसके बाद वो उदय सिंह को भी मारना चाहता है, लेकिन उदय सिंह को भी मारना चाहता है, लेकिन उदय सिंह बच जाता है। और वो कैसे बचता है वो सबको पता है, क्योंकि पन्ना दाई की कहानी तो बच्चे बच्चे के मुंह पे है राजस्थान में, कि पन्ना दाई ने कैसे अपने बच्चे चंदन को का बलिदान देकर अ, उदय सिंह को बचा लिया था। उसके बाद हाँ, ये मूवी है एक महाराजा। इसका मैंने फ़ोटो इसलिए लगाया क्योंकि ये जो, अगर हमने देखा है, जैसे देखते थे पहले ये मूवी, तो ये जो मूवी है इसकी कहानी ऑलमोस्ट उदय सिंह के जैसी कहानी है, कि ये रहता है, ये गोविंदा फिर इसको मारने जाता है एक वो आदमी और फिर निकल जाता है। पूरी कहानी मतलब देखेंगे तो उस कहानी का प्लॉट जो है, वो कहानी की पटकथा जो है वो मिलती जुलती है इससे, उदय सिंह के जिंदगी जीवन से लेकर। और ये है फिर इस तरह से उदय सिंह बच गया, चंदन का बलिदान हो गया, पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचा लिया, लेकिन शासक कौन बन गया? बनवीर, थोड़े दिन के लिए। और महाराणा उदय सिंह जो है, उदय सिंह कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में अभी भी बनवीर बैठा हुआ है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ चला जाता है उदय सिंह वहां से निकलकर, और चित्तौड़गढ़ पर अभी भी बनवीर बैठा हुआ है। तो मारवाड़ का जो शासक है मालदेव, उसकी सहायता लेकर वो वापस चित्तौड़गढ़ जीत लेता है, और 1537 में महाराणा उदय सिंह का राज्य अभिषेक हो जाता है। तो महाराणा उदय सिंह जो है वो अब शासक बन जाएंगे 1537 से। महाराणा उदय सिंह को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम इसको देखते हैं, महाराणा उदय सिंह के बारे में।